कक्षा 12 भूगोल के प्रिय विद्यार्थीगण, भूगोल की इस वर्चुअल कक्षा में एक बार फिर मैं आपकी पुस्तक का 10वां अध्याय, जो पिछले कई हफ्तों से चल रहा है, लेकर उपस्थित हूँ। आपके प्रथम यूनिट का ये आखिरी अध्याय है, जैसा कि मैंने बताया था, मानव बस्ती। ठीक है, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं से गुजरते हुए अब हम आगे के जो बिंदु आज के इस लेक्चर में ले रहे हैं, उसमें सबसे पहला है नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। बच्चों, नगरीय बस्तियां ग्रामीण बस्तियों से अलग स्वरूप वाली होती हैं। उनके क्रियाकलाप, उनकी जनसंख्या और उनका जो परिवेश होता है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि और ग्रामीण बस्तियों से अलग होता है। तो सबसे पहले हम नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण के संदर्भ में वर्गीकरण के आधार को जानेंगे कि किस आधार पर नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण प्रायः किया जाता है। ठीक है, तो इस वर्गीकरण के आधार में जो पहली बात है वो है जनसंख्या का आकार, यानी नगरों का निर्धारण जनसंख्या कितनी बड़ी है, उसका आकार क्या है, इसके आधार पर निर्धारित किया जाता है। विश्व के अलग अलग देशों में गांव तथा नगरों के विभाजन को लेकर जनसंख्या के आकार, उसके घनत्व और व्यावसायिक गतिविधियों आदि मापदंडों को आधार बनाया जाता है। अगर हम उदाहरण दें भारत की तरफ से, तो हम देखते हैं कि भारत में 5000 लोगों के निवास वाले क्षेत्र को नगर कहते हैं, जबकि विश्व के दूसरे देशों में यह मानक कुछ अलग है। जैसे अर्जेंटीना और पुर्तगाल में 2000 व्यक्ति जिस क्षेत्र में, जिस बस्ती में निवास करते हैं, उसे हम नगर की संज्ञा देते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और थाईलैंड में ये मानक 2500 व्यक्तियों का है, जबकि जापान में 3000 व्यक्तियों का। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग देशों में जनसंख्या के अलग अलग आकार को मानक बना करके नगरों को स्थापित किया जाता है या उन्हें नगर की संज्ञा दी जाती है। इसके साथ साथ घनत्व, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति किसी क्षेत्र में रहते हैं, इसको भी आधार बनाया जाता है। अब यहां फिर हम भारत का उदाहरण देंगे। भारत में 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जिस क्षेत्र में लोग निवास करते हैं, उसे नगर क्षेत्र कहा जाता है। अगर हम दूसरे देशों से पुनः तुलना करें तो हम देखते हैं कि डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड में 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का मानक निर्धारित किया गया है, जबकि कनाडा और वेनेजुएला में 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का मानक निर्धारित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जनसंख्या का आकार, जिसमें आकार के साथ साथ घनत्व भी जनसंख्या का शामिल है, ये वर्गीकरण का प्रमुख आधार है। अब हम नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण के दूसरे आधार की बात करेंगे, जो है व्यावसायिक संरचना। यानी व्यावसायिक संरचना के आधार पर भी नगरों के मापदंडों का निर्धारण किया जाता है। भारत सहित विश्व के कई देशों में आर्थिक गतिविधियों को विशेष रूप से नगरीय बस्तियों का मापदंड बनाया गया है। भारत में ऐसी बस्तियों को नगर कहा जाता है जहां 75% से ज़्यादा लोग गैर कृषि कार्य करते हों, यानी कृषि कार्य से अलग दूसरे कार्य करते हों। यह मानक इटली में 50% है। ठीक है, तो इस प्रकार व्यावसायिक संरचना को भी मानक बना करके नगर का वर्गीकरण, नगरीय क्षेत्र का वर्गीकरण किया जाता है। और तीसरी चीज है प्रशासन। बच्चों, कुछ देशों में प्रशासनिक ढांचे को भी नगरीय बस्तियों का मापदंड माना जाता है। जैसे भारत में नगरपालिका परिषद, छावनी बोर्ड आदि को हम नगर श्रेणी में रखते हैं।
इसी प्रकार ब्राज़ील और बोलीविया में जो भी प्रशासनिक केंद्र होते हैं उन सभी को नगर केंद्र यानी कि नगर माना जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जनसंख्या के आकार, जिसमें घनत्व भी शामिल है, के साथ साथ व्यावसायिक संरचना और प्रशासन, इन तीनों चीज को वर्गीकरण का आधार बनाया गया है। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं कार्यों के आधार पर, दूसरा बिंदु हम लेते हैं कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, यानी कार्यों के आधार पर नगरों को हम कितने वर्गों में रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, आप देख रहे हैं कार्यों के आधार पर हम नगरों को वैसे तो कई भागों में रख सकते हैं, लेकिन मोटे मोटे 4 वर्गों में हम इन नगरों को रखते हैं, जिसमें एक पहला है प्रशासनिक नगर, दूसरा व्यापारिक एवं व्यावसायिक नगर, तीसरा है औद्योगिक नगर और चौथा है सांस्कृतिक या धार्मिक नगर। ठीक है, तो आइए बारी बारी से इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला है प्रशासनिक नगर। ये क्या होता है बच्चों? आप सभी जानते हैं कि प्रशासनिक नगर किसी देश में केंद्रीय स्तर पर राजधानियों को तो विशेष रूप से कहा जाता है। किसी भी देश में केंद्रीय स्तर पर यानी उस देश की जो राजधानी होती है उसे हम प्रशासनिक नगर के रूप में मानते हैं। साथ ही साथ राज्य स्तर पर भी प्रशासनिक कार्य करने वाले नगरों को प्रशासनिक नगर कहा जाता है। जहां प्रशासनिक कार्यालय इत्यादि होते हैं, प्रशासनिक गतिविधियां संपन्न होती हैं, ऐसे नगरों को हम प्रशासनिक नगर की श्रेणी में रखते हैं। अगर हम उदाहरण दें तो हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली, चीन की राजधानी बीजिंग, कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, अदीस अबाबा इथियोपिया की राजधानी, वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी और ब्रिटेन की राजधानी लंदन, ये सब प्रशासनिक नगर की श्रेणी में हैं। इसी प्रकार दुनिया के जितने भी देश हैं उनकी जो केंद्रीय राजधानी है वो प्रशासनिक नगर के रूप में ही है। साथ ही राज्य स्तर पर भी जैसा कि मैंने बताया कई नगर प्रशासनिक नगर होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अल्बेनी जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद और तमिलनाडु का चेन्नई नगर इसी तरह की श्रेणी में है। तो इस तरह प्रशासनिक जो ढांचा है किसी नगर का, उसके आधार पर उसे प्रशासनिक नगर की पहचान मिलती है। ठीक है, अब आइए हम नगरों की दूसरी श्रेणी को देखते हैं प्रशासनिक के बाद, व्यापारिक एवं व्यावसायिक नगर। बच्चों, व्यापार तथा व्यवसाय से संबंधित कार्यकलाप में या कार्यकलाप पर जो आधारित नगर होते हैं या उसकी प्रमुखता रखने वाले नगर होते हैं, ऐसे नगरों को हम व्यापारिक या प्रशासनिक नगर कहते हैं। अगर यहाँ पे हम उदाहरण दें तो जैसे विनिपेग एक नगर है, कंसास एक नगर है, ये कृषि उत्पाद पर आधारित नगर हैं। यानी यहाँ कृषिगत गतिविधियाँ, कृषि के औजारों का निर्माण, उनकी बिक्री, कृषि आधारित बीज और अन्य क्रियाकलापों से संबंधित सामग्री का बड़ा बाजार और उससे संबंधित गतिविधियां यहाँ संपादित होती हैं। इसलिए ये एक प्रमुख व्यापारिक और व्यावसायिक नगर की श्रेणी में शामिल है। इसी प्रकार फ्रैंकफर्ट और एम्स्टर्डम को वित्तीय और बैंकिंग कार्य वाला नगर के रूप में प्रमुखता दी जाती है। बगदाद, आगरा और लाहौर ये कुछ अन्य व्यावसायिक और व्यापारिक नगरों के उदाहरण हैं, जहां विशेष प्रकार के क्रियाकलापों के आधार पर, व्यावसायिक संरचना के आधार पर या व्यापारिक क्रियाकलाप के आधार पर इन्हें हम महत्वपूर्ण नगरों के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कार्यों के आधार पर नगरों के वर्गीकरण में हम तीसरी श्रेणी में औद्योगिक नगरों को रखते हैं। विश्व में कई ऐसे देश हैं जो
संसाधनों में बहुत धनी है, प्रचुर मात्रा में वहाँ संसाधन संचित हैं, और ऐसे क्षेत्रों में उद्योग निश्चित रूप से आकर्षित होते हैं, क्योंकि इन संसाधनों और कच्चे माल पर आधारित कई औद्योगिक इकाइयां ऐसे क्षेत्रों में स्थापित हो जाती हैं। जब ये ऐसे उद्योग इन क्षेत्रों में स्थापित होते हैं तो वहाँ रोजगार का भी सृजन होता है और बड़ी संख्या में मानव बसाव उस क्षेत्र में होने लगता है, जिससे एक विकसित नगर बन जाता है, जिसे हम औद्योगिक नगर के रूप में रखते हैं। अब आप देखें, जब औद्योगिक नगर कहीं बस जाता है तो वहां तमाम अन्य प्रकार की नागरिक सुविधाओं का भी विकास होता है। इस तरह जो नगर विनिर्माण और औद्योगिक क्रियाकलाप के रूप में सक्रिय भूमिका निभाता है, स्थापित होता है या महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसे हम औद्योगिक नगर की श्रेणी में रखते हैं। भारत का जमशेदपुर और राउरकेला इसका एक सटीक उदाहरण है। साथ ही साथ दुनिया के उदाहरण के रूप में देखें तो पिट्सबर्ग और सैफील्ड भी इसी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे चौथे, सांस्कृतिक या धार्मिक नगर। बच्चों, धर्म और संस्कृति एक दूसरे से अलग नहीं होते, और हम ये पाते हैं कि दुनिया में कई ऐसे नगर हैं जो अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान रखते हैं। इस पहचान के कारण उन्हें हम धार्मिक या सांस्कृतिक नगर की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे स्थानों पर किसी धर्म विशेष के देवालय या पूजा स्थल पाए जाते हैं, उससे संबंधित तमाम धार्मिक गतिविधियां वहां संपन्न होती हैं। बहुत सारे श्रद्धालुओं का तांता इस नगर में लगा रहता है, और ऐसे नगर सांस्कृतिक रूप में एक अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर लेते हैं। उदाहरण अगर हम दें तो जेरूसलम, जो ईसाई, यहूदी और इस्लाम धर्म का एक सम्मिलित संगम के रूप में स्थापित है। इसी प्रकार इस्लाम धर्म का एक महत्वपूर्ण धर्म स्थल मक्का, हिंदू धर्म से संबंधित हरिद्वार, काशी या जगन्नाथपुरी, और बौद्ध धर्म से संबंधित कपिलवस्तु और लुम्बिनी इसी प्रकार से स्थापित हैं और अपनी धार्मिक पहचान के लिए विशिष्ट स्थान रखते हैं। तो ऐसे नगरों को हम धार्मिक या सांस्कृतिक नगर की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कुछ और बिंदु को आज के लेक्चर में शामिल करते हैं। पहले मैं उन बिंदुओं को यहाँ व्हाइट बोर्ड पर लिख देता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। बच्चों, कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण आपने देख लिया। अब हम आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण बेहद संक्षेप में आपको बताएंगे। आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। बच्चों, किसी भी नगर की आकृति वास्तुकला एवं भवनों की शैली वहाँ की ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित होती है। इसका परिणाम ये होता है कि नगरों का आकार रेखीय, वर्गाकार, ताराकार या चंद्राकार, जिसे हम चापाकार भी कहते हैं, के रूप में पाया जाता है। विकसित तथा विकासशील देशों में नगर नियोजन में हम अंतर पाते हैं। विकसित देशों में जो नगर बसे होते हैं वो प्रायः योजनाबद्ध ढंग से बसते हैं। वास्तुकला की विशिष्ट योजना के अंतर्गत योजनाबद्ध ढंग से इन नगरों को बसाया जाता है, जबकि विकासशील देशों में जो नगर होते हैं बड़े अनियमित ढंग से वो बस जाते हैं। कहाँ क्या चीज़ होगी, कहाँ कौन सी किस प्रकार के भवन होंगे, कौन सा क्षेत्र प्रशासनिक होगा, कौन सा धार्मिक होगा, कोई नियमित
नियोजन नहीं होता है। ये विकासशील देशों में ऐसा ही हम नगरों की संरचना पाते हैं। अगर हम चंडीगढ़ और कैनबरा का उदाहरण लें तो इसे हम नियोजित नगर के रूप में पाते हैं। इन्हें एक योजना के तहत बसाया गया है, जबकि भारत के कई ऐसे छोटे नगर हैं जो गैर योजनाबद्ध ढंग से बसे हैं, अनियमित ढंग से बसे हैं। ठीक है। इस क्रम में आपकी पुस्तक में 2 विशिष्ट नगरों का उदाहरण लिया गया है जिन्हें बहुत योजनाबद्ध ढंग से बसाया गया है। तो हम लोग भी इन दोनों नगरों के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए थोड़ा जान लेते हैं। इसमें से पहला नगर है अदीस अबाबा। मैंने यहाँ नवीन पुष्प लिखा हुआ है, ऐसा क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा। बच्चों, अदीस अबाबा दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र में इथोपिया नाम के एक छोटे से देश की राजधानी है। अदीस का मतलब होता है नया और अबाबा का मतलब होता है फूल यानी पुष्प। तो नया फूल या नया पुष्प अदीस अबाबा का मतलब है। यानी इसको एक फूल की संरचना से प्रेरित होकर बसाया गया और वास्तव में ये खूबसूरती का एक अच्छा नमूना है, एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस नगर को सन 1878 में स्थापित किया गया। पूरे नगर को पर्वतीय घाटी जैसी स्थलाकृति पर बसाया गया है। सड़कों का जो प्रारूप या सड़कों का जो जाल है वो स्थलाकृति के बिल्कुल अनुरूप है। राजकीय मुख्यालय यहाँ का प्याज्या है, प्याज्या। साथ ही साथ अरात और अमिस्ट, ये 2 महत्वपूर्ण वहाँ के क्षेत्र हैं, उस नगर क्षेत्र में विकसित हैं। यहाँ से चारों दिशाओं में सड़कें गई हैं। मरकाटो एक बेहद विकसित बाजार है अदीस अबाबा का, जो उत्तर में काहिरा और दक्षिण में जोहान्सबर्ग के बीच का एक बेहद विशाल बाजार माना जाता है। इस नगर के अंदर विविध संकाय वाले विश्वविद्यालय हैं। यानी वहाँ कई प्रकार की विविध प्रकार के संकाय का मतलब होता है कई संकाय की पढ़ाई होती है इन विश्वविद्यालयों में। चिकित्सा महाविद्यालय हैं, साथ ही साथ कई अन्य प्रकार के महत्वपूर्ण विद्यालय हैं। इस कारण इसकी ख्याति एक शिक्षा केंद्र के रूप में भी है। जिब्ती इस नगर का अंतिम रेलवे स्टेशन है तथा बोले एक महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है यहाँ का। इस नगर में कई तरह के कार्यकलाप संपन्न किए जाते हैं। तो बेहद खूबसूरत नगर है अदीस अबाबा। इसी क्रम में बेहद नियोजित ढंग से बसे हुए हम दूसरे नगर का उदाहरण भी लेते हैं, जो है कैनबरा। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, आप सभी जानते होंगे। इस नगर की योजना एक अमेरिकी वास्तुकार वाल्टर ग्रिफिन ने कैनबरा के नगर बसाव की योजना बनाई थी और यह कार्य उन्होंने 1912 में किया था। यानी 1912 में अमेरिकी वास्तुकार वाल्टर ग्रिफिन ने कैनबरा की नगर योजना बनाई थी। भू आकृतिक दृष्टि से इसकी कल्पना एक उद्यान नगर के रूप में की गई है। उद्यान मतलब बाग बगीचे वाला शहर। यहाँ खुले क्षेत्र हैं, साथ ही साथ अनेक पार्क और उद्यान यहाँ पे हैं। इस नगर में 2500 लोगों के रहने की व्यवस्था है, जिसके 5 प्रमुख केंद्र हैं, यद्यपि अब इसकी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। सबके अपने अलग अलग कार्य है। जनसंख्या को समायोजित करने के लिए
नगर को बहुत ज़्यादा भीड़ से बचाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में समीप में कुछ उपनगर विकसित हो गए हैं जिनके अपने अपने केंद्र हैं। इसलिए इसकी खूबसूरती में कोई गिरावट नहीं आई और कैनबरा भी विश्व के विशिष्ट नियोजित शहरों में से एक है। चंडीगढ़ भारत का, बंगलौर भारत का, ये भी योजनाबद्ध ढंग से बसे हैं। दुनिया में और भी कई ऐसे उदाहरण हैं, कई ऐसे नगरों के जो योजनाबद्ध ढंग से बसे और बसाए गए हैं। तो इस शीर्षक के साथ, इन दोनों विशिष्ट नगरों के उदाहरण के साथ आज का लेक्चर भी यहीं समाप्त करते हैं। इस अध्याय के बाकी बचे हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम अगले लेक्चर में शामिल करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।